नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने फोन पर फिर से चुने जाने पर दी बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों के हितों का ध्यान रखने के लिए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का जताया आभार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में विधानसभा चुनाव मिशन का किया शंखनाद। पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए बोले अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल में नक्सलवाद मुक्त हुआ झारखंड। प्रचंड बहुमत के साथ राज्य में भाजपा सरकार बनाने का ठोका दावा। आदिवासी कल्याण पर हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर साधा निशाना। एनटीए ने अपलोड किया नीट यूजी का रिजल्ट। शहर और सेंटर वाइज रिजल्ट वेबसाइट पर जारी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी किया गया परिणाम। बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन के बाद देशव्यापी कर्फ्यू। भारतीय नागरिकों की घर वापसी में भारतीय उच्चायोग सक्रिय। 1978 भारतीय छात्र लौटे स्वदेश। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने दोहराई भारतीय छात्रों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता। गुजरात और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात। दक्षिण कन्नड़ में बाढ़ से हाल बेहाल। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा। दिए खास चौकसी बरतने के निर्देश। और अब आपको बता दें, सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। चुनाव में खटाखट का नारा देकर सत्ता में आने वाली कर्नाटक की कांग्रेस सरकार आम जनता पर महंगाई के बम को खटाखट गिरा रही है। इसको लेकर भाजपा राज्य की सिद्धारमैया सरकार पर हमलावर है। दरअसल राज्य सरकार ने पेट्रोल डीजल के बाद अब मूवी टिकट और ओटीटी सब्सक्रिप्शन पर 2% सेस लगाने का प्रस्ताव रखा है, जिसके बाद कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। Already petrol, diesel, stamp duty, milk, everything rise in. So once again they started to put the taxes of cinema theaters, OTT, something. Means this government is become pauper government. So there is no money. So that's why generating money. Generating, yes. They are generating the money. Already they are started. Now they started in OTT. और इस मामले पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी सुबह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समझना चाहेंगे सुबह, आम जनता पर जिस तरीके से करों की मार कर्नाटक सरकार वहां पर लगा रही है लगातार, ऐसे में अब जो स्थिति है वो क्या कुछ है और लोगों में कितना बड़ा आक्रोश है इस पूरे मामले को लेकर? पराक्रम, हम देख सकते हैं कर्नाटक में कांग्रेस सरकार अपने राज्य करने के लिए कांग्रेस पक्ष को आडಳಿत में लाने के लिए जिन्होंने गारंटी योजना का इस्तेमाल किया। फ्री में इन्होंने लोगों को नहीं चाहिए था, जो फ्री में देने के लिए मांग किए थे। कर्नाटक सरकार जो शक्ति योजना में अभी फ्री टिकट दे रहे हैं, इसमें लेडीज के लिए इन्होंने फ्री घोषणा की। पर अभी हम देख सकते हैं KSRTC के ऊपर पिछले 3 महीने से हम कैलकुलेट करें तो 295 करोड़ तक इन्होंने अभी जो पैसा नहीं दिया है। उसके बारे में हम अभी कर्नाटक सरकार के बारे में हम सोचेंगे तो इन्होंने गारंटी योजना में जो पैसा लाने के लिए कहा है, जो इन्होंने पेट्रोल, डीजल और दूध के दाम भी बढ़ा दिया जी, जिसके चलते हम देख सकते हैं कर्नाटका के युवाओं में युवा निधि के बदले अब प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए इन्होंने कहा। पर गवर्नमेंट नौकरी के लिए जो लोग पढ़ रहे हैं
इनको अभी नौकरी भी नहीं दे रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर में जो इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया, पिछले एक दिनों 24 आवर्स में इन्होंने अपने जो योजना थी इन्होंने रिटर्न कर दिया। हमें कहते हैं यू टर्न ले लिया इन्होंने, कांग्रेस सरकार ने। अभी लोगों को जो बेसिक नीड्स होते हैं, जो दूध, पेट्रोल, डीजल और खाने के लिए, पीने के लिए और मेडिसिन का भी अभी दाम बढ़ चुके हैं, जिसके चलते हम ट्रैवलिंग में भी देख सकते हैं जो लोग काम कर रहे हैं, ट्रैवलिंग में काम कर रहे हैं, उसके जीवन के ऊपर भी अभी असर पड़ रहा है। कर्नाटक सरकार जो लोगों को नहीं देखते हुए उन्होंने राजनीति के बारे में सोचकर जो लोगों के ऊपर डाल रहा है, ये तो भयानक होने वाला है। इसके सारे हम डिटेल्स जमा किया तो कर्नाटका के लोग भी कांग्रेस सरकार के परेशान हो गया है, जिनके आड़ित में हम देख सकते हैं। सुबह, लेकिन ये महंगाई की जो दोहरी मार कर्नाटक की जनता पर पड़ रही है, इसको लेकर के भाजपा जो है वो हमलावर है। ऐसे में किस तरीके का विरोध प्रदर्शन वहां पर राजनीतिक गलियारों से नजर आ रहा है? जनता तो आक्रोशित है ही, लेकिन जो विपक्ष है वो किस तरीके से हमलावर है? जनता तो आक्रोश के अलावा हम देख सकते हैं कंफ्यूज हो गया कि कांग्रेस सरकार कर्नाटक में क्या कर रहा है। जो लोगों के लिए भलाई तो नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन्होंने लोगों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, जिसके लेकर भाजपा ने कर्नाटक सारे जिलाओं में, सारे तालुकाओं में प्रतिभटन का आयोजन भी किया था। लगातार इन्होंने विरोध व्यक्त किया, फिर भी कर्नाटक सरकार ना किसी को रिप्लाई तक नहीं दिया, ना किसी को बताया भी नहीं इनका आगे क्या है, योजना क्या है, इनके बारे में कांग्रेस सरकार जनता को क्या देना चाहते हैं, अभी तक इन्होंने विरोध पक्ष को नहीं बताया और कर्नाटका के लोगों को भी नहीं बताया। बिल्कुल सुबह, आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए स्थिति जो है वो किस तरीके से यहाँ पर गंभीर है। ऐसे में जो कर्नाटक की जनता है वो सीधे तौर पर वो जिम्मेदार ठहरा रही है सिद्धरामैया सरकार को, क्योंकि महंगाई की जो मार है वो कर्नाटक की जनता पर पड़ी है। अब आपको सीधे तौर पर समझाते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस के जो दावे हैं उसकी हकीकत आखिर क्या है। सीधे तौर पर देखिए, आंकड़ों के जरिए यहां समझने की जरूरत है कांग्रेस के वादे की हकीकत या फसाना। कांग्रेस में कर्नाटक के वादों की जो हकीकत है वो यह है कि वहां की जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कहते हैं कि सभी वादे पूरे करने के लिए नहीं होते। आप समझिए, ये मुख्यमंत्री का बयान है जो ये कह रहे हैं कि सभी वादे पूरे करने के लिए नहीं होते। कर्नाटक में कांग्रेस का 200 यूनिट मुफ्त बिजली गृह ज्योति योजना का वादा था जो कि पूरा नहीं हुआ और उसका सीधा सीधा असर जनता पर पड़ रहा है। परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को 2000 रुपए प्रति माह गृह लक्ष्मी योजना के तहत दिए जाने का वादा सिद्धरामैया सरकार का था जो कि पूरा नहीं हुआ। बीपीएल परिवारों को 10 किलो खाद्यान्न अन्न भाग्य योजना के जरिए जो कि पूरा नहीं हुआ। ये तमाम सारे ऐसे वादे हैं जो कि सिद्धरामैया सरकार ने कर्नाटक की जनता से किए थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये पूरे करने के लिए नहीं है। बेरोजगार स्नातकों को 2 साल के लिए 3000 रुपए प्रति माह ये भत्ता देने की घोषणा भी सिद्धरामैया सरकार ने चुनाव के दौरान की थी। बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 2 साल के लिए 1500 रुपए प्रति माह युवा निधि, इसका वादा भी सिद्धरामैया सरकार ने कर्नाटक की युवा मतदाताओं से किया था, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ। बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, शक्ति योजना के तहत यह सुविधा, यह सौगात भी कर्नाटक की महिलाओं को दी जानी थी, लेकिन वो भी नहीं दी गई। ये कर्नाटक के कांग्रेस में कर्नाटक के वादों की हकीकत हम आपको बता रहे हैं। तो ये तमाम सारी जो स्थिति है वो बयां कर रही है। कांग्रेस सरकार बनते ही उत्पाद शुल्क, संपत्ति कर, स्टाम्प पेपर ड्यूटी, नए वाहनों पर रोड टैक्स में बढ़ोतरी, ये जो स्थिति है, ये जो वादे हैं, अब उसके बदले उसके उलट क्या हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। डीजल, पेट्रोल, बिजली, पानी और दूध की कीमतें भी बढ़ा दी गई। ये जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं आम नागरिक की, ये वादे जो किए थे और अब जो उसके उलट हो रहा है, कई वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पैसे नहीं है। ये तर्क सिद्धरामैया दे रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं है। पैसे के जुगाड़ में ये गलत फैसले ले रहे हैं लगातार। ये स्थिति हम आपको बता रहे हैं वास्तविक। कभी शराब पर टैक्स बढ़ाते हैं तो कभी SC/ST फंड को डाइवर्ट करने की बात करते हैं। ऐसी बातों में कर्नाटक की आम जनता को उलझा रहे हैं
और कर्नाटक में मुख्यमंत्री के सलाहकार ने ही सरकार की ये पोल खोल दी है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री का सलाहकार ही वास्तविकता को बयां कर रहा है। कर्नाटक में एक सरकारी टीचर ने लिखा कि जब जब सिद्धरामैया की सरकार आती है तब तब राज्य पर कर्ज बढ़ जाता है। ये वास्तविकता है, जो वादे उन्होंने किए थे और जो हो रहा है वहां पर। फेसबुक कमेंट के बाद शिक्षक शांता मूर्ति एमजी को सस्पेंड कर दिया गया। मतलब जो शिक्षक ने इस बात को उजागर किया तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इसी तरह तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के वादों की पोल खुल रही है। मतलब जिन जिन राज्यों में कांग्रेस का शासन है वहां की सच्चाई कुछ इसी तरह से बयां हो रही है कि चुनाव में वो वादे तो कुछ और करते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है वो वास्तविकता कुछ और होती है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जनता के साथ न्याय कब होगा, ये समझना जरूरी है। सीधे तौर पर सुबह आपसे समझना चाहेंगे जो तमाम सारे स्थितियां आंकड़ों के माध्यम से हमने बताने की कोशिश की, इन सब में अब सवाल ये उठता है कि आखिर कर्नाटका की जनता के साथ न्याय कब होगा। और ये कर्नाटक की स्थिति नहीं है, जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां की जनता त्रस्त है। ऐसे में कर्नाटक की जनता के साथ न्याय कैसे होगा? कर्नाटक जनता तो न्याय के लिए पिछले दिनों से प्रतिभटन का किया है, उनका विरोध भी व्यक्त किया है, पर कर्नाटका के सीएम बोल रहे उनके पास पैसे ही नहीं है तो हम कैसे देंगे, कैसे करेंगे मैनेज। इन्होंने जब गारंटी का वादा किया तब तो इनको समझ में नहीं आया था कि कर्नाटक में क्या हो रहा है, आगे क्या होगा इनको समझ में नहीं आया था। तब इन्होंने गवर्नमेंट का रचन भी किया था। उसके बाद 1 साल तक इन्होंने आडಳಿತ किया, जिसमें कर्नाटका के गारंटी में इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया उससे सारे हम देख सकते हैं जो लोगों को नहीं चाहिए था उसके लिए इन्होंने फंड मिला दिया। पर इनको जब लोगों के लिए इनको आवश्यक है अभी देने के लिए फंड नहीं है, ऐसे कर्नाटका के सीएम खुद बोल रहे हैं। इसके बारे में हम देख सकते तो इन्होंने दाम का अभी बढ़ चुका है। अभी सारे जो पेटीएम है जिसके बारे में भी कर्नाटक में अभी हालचाल हो रहे हैं, जिससे हम देख सकते हैं इन्होंने 20% बस टिकट का ज्यादा करने का भी योजना की है, जिसके कर्नाटक के लोगों को अभी तक नहीं पता चला। एक तरफ देखते हैं तो महिलाओं के लिए फ्री है, दूसरे तरफ देखते हैं तो पुरुषों के लिए 20% अभी ज्यादा किया तो गवर्नमेंट स्कूल और स्कूल के बच्चे पे असर पड़ सकता है। जो इन्होंने पास के लिए 1 वर्ष के लिए इन्होंने पास बनाया था, जिनके ऊपर भी अभी प्रभाव हो सकता है। उसके बारे में हम देख सकते तो कर्नाटका के युवाओं के लिए युवा निधि जो घोषणा की थी, कभी कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। युवा निधि में किसी को भी नहीं बताया था युवा निधि कैसे है, और जिसका नियम भी इन्होंने रचाया था। आगे नहीं पढ़ना चाहिए, आगे कहीं भी नहीं जॉब के लिए जाना चाहिए था। इसके लिए अभी 3000 रुपए का युवा निधि घोषणा की है, लेकिन इनको अभी कर्नाटका के फॉर्म भरने में अभी फॉर्म के लिए इन्होंने फीस बढ़ा दिया है। जो इन्होंने युवा निधि पे दे सकता है वो तो फॉर्म के लिए भी नहीं होता। तो कर्नाटका के युवाओं का भविष्य क्या होगा, ये भी एक प्रश्न। और सुबह सीधे तौर पर जब ये कह रहे हैं कि हमारे पास में तो फंड ही नहीं है, मतलब हमारे पास में पैसा ही नहीं है, और कई बार जब इस तरीके के आरोप लगते हैं तो सरकार जो सत्ता में रहती है वो ये कहती है कि ये विपक्ष के बेबुनियाद आरोप हैं, लेकिन यहां पर तो खुद मुख्यमंत्री के जो निजी सलाहकार हैं वो ही इस बात की जो वास्तविकता है उसको उजागर कर रहे हैं। ऐसे में क्या समझा जाए, सीधे तौर पर कर्नाटका की जनता के सामने कर्नाटक सरकार एक्सपोज हो चुकी है, ये माना जाए? कर्नाटका की जनता तो सीएम के लिए प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन सीएम अभी किसी को भी नहीं उत्तर दे रहे हैं। हम देख सकते हैं अभी सीएम ने बता रहे हैं हमारे पास फंड ही नहीं, तो एक कर्नाटक सरकार कैसे चलाएगा? अभी कर्नाटका के लोगों के लिए भलाई के लिए तो कुछ नहीं कर सकते। अभी बेसिक नीड्स तो इनको कंप्लीट करना ही पड़ता है, लेकिन वही बेसिक नीड्स के लिए इन्होंने दाम का, अभी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ चुका है। अभी सारे जो वैल्यू है और नेसेसिटी है उनके दाम के लिए बढ़ना अभी आरोप भी है कर्नाटक के सरकार के ऊपर, जिन्होंने अभी हम देख सकते हैं मूडा हगरण और मैसूर में जो हगरण हुआ था, 2 फ्लैट के वजह से 14 फ्लैट तक इनको अपने पत्नी को दे सकता है। वही 14 फ्लैट से जो साइट्स थे इनके बारे में अभी वही 14 से हमारे कर्नाटका के लोगों के लिए भलाई के लिए इन्होंने यूज किया, तो
कर्नाटका के अभिवृद्धि 10 से 5% तक तो हो सकता था। जो लोग इनको नीड है उनका भी अगर मेडिसिन के बारे में आगे अगर कुछ इनको नेसेसिटी है वो तो पूर्ण कर सकता था, लेकिन कर्नाटक सरकार जो इनके ऊपर जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी को निभाने में अभी तकलीफ तो कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये भी कर्नाटका के प्रति नागरिकों का सवाल भी है। इसके साथ हम देख सकते हैं बीजेपी वालों ने निरंतर प्रतिभटन का आयोजन भी किया, प्रतिभटन भी किया, लेकिन कर्नाटक सरकार ना बीजेपी को सवाल का प्रश्न का उत्तर दिया, ना कर्नाटक के लोगों के सवाल के लिए उत्तर दिया। बिल्कुल शुभा, ये तमाम सारी जो स्थिति है ये कर्नाटक सरकार की वास्तविकता को बयां कर रही है। और ऐसे में अब जब महंगाई की दोहरी मार उन पर पड़ेगी, सीधे तौर पर जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, दूध के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, तो ये देखना होगा कि कर्नाटक की जनता के साथ आखिर कब न्याय हो पाएगा। बहरहाल जो विपक्ष है वहां पर भाजपा वो हमलावर है लगातार सत्ता पक्ष पर, लेकिन फिर भी जो स्थिति है वो आने वाले समय में और ज्यादा स्पष्ट होगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तृत विश्लेषण करने के लिए कर्नाटक की स्थिति का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर मालिकों के नाम लिखने पर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियां उत्तर प्रदेश सरकार के जिस फैसले का विरोध कर रही हैं उसे लेकर सोशल मीडिया पर विश्लेषकों से लेकर यूजर्स तक सरकार का समर्थन कर विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार में नेम प्लेट लगाने का कानून लागू हुआ था और यूपीए सरकार ने इस बिल को पास किया था। ये नियम 2006 में ही बनाए गए थे, जिसमें कहा गया था कि सभी दुकानदारों, ढाबा मालिकों को अपने अपने नाम के साथ साथ पता और लाइसेंस नंबर भी होना चाहिए। जब यह आदेश हुआ था उस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरते हुए अखबार की कटिंग साझा की है, जिसमें बताया गया है कि यह कानून साल 2006 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने लागू किया था। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार 2006 में समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा खान पान व्यवसाय के लिए बनाए नियमों को मात्र लागू कर रही है। इसको लेकर सब लोग उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? और वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, कठिन एवं पवित्र धार्मिक कांवड़ यात्रा की आस्था की शुचिता और सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया कदम सराहनीय है। हिंदुओं की धार्मिक यात्रा पर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। कठिन एवं पवित्र धार्मिक यात्रा की आस्था की शुचिता एवं सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए उठाया गया यूपी सरकार का कदम सराहनीय है। हिंदुओं की धार्मिक यात्रा पर खिलवाड़ एवं राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। वो धार्मिक यात्रा है, उस पर बयानबाजी बंद करें। और हमारे सहयोगी विकास से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, देखिए इस पूरे मामले पर जो है वो सियासत तेज हो गई है। ऐसे में तरुण चुग जब ये कह रहे हैं कि हिंदुओं की धार्मिक मान्यता के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और राजनीतिक रोटियां सेकनी नहीं चाहिए, क्या स्थिति है? और चूंकि आप तो वहां पर मौजूद हैं, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट भी हम सभी ने देखी थी, क्या जो आम जनता है वो किस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहा है? देखिए, आम लोग तो इस निर्णय का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल खासतौर से विपक्षी पार्टियां इस निर्णय को लेकर निशाना साधना शुरू कर दी है। लेकिन शायद उनको इस बात का अंदाजा नहीं था या इतना उन्होंने जो है रिसर्च नहीं किया कि यह आदेश उत्तर प्रदेश में 2006 में मुलायम सिंह यादव ने ही लागू किया था और इसके साथ ही यूपीए सरकार ने भारतीय खाद्य मानक अधिनियम 2006 लागू किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से ये बात है कि आप कोई भी दुकानदार अपना नाम, अपना लाइसेंस नंबर ये जरूर अंकित करेगा और नहीं अंकित करेगा तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। ये पहले से था। योगी सरकार ने इस नियम को एक बार फिर से पुनः लागू कराने का प्रयास किया है, सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए
कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बरकरार रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। लेकिन तमाम सारे राजनीतिक दल, विपक्षी पार्टियां इस बात के इंतजार में रहती हैं कि किसी मौके बेमौके लेकर एक खास वर्ग है उसको अपना वोट बैंक जिसे वो कहती चली आ रही है उसको खुश करने के लिए ऐसे निर्णयों पर आपत्ति लगाना उनका काम ही हो गया है, क्योंकि वो स्वयं नहीं देखते हैं कि मुलायम सिंह यादव हो या यूपीए सरकार हो, उसी ने ये नियम बनाया था, उन्होंने ही लागू किया था, जबकि ये बात स्पष्ट है। और योगी सरकार जिस तरीके से हमने देखा कि इससे पहले मुहर्रम में बड़ी संख्या में प्रदेश में ताजिए निकले, सामाजिक सद्भाव बना रहा, उसी तर्ज पर आने वाली कांवड़ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकले, कोई सामाजिक सौहार्द ना बिगड़े, इसके मद्देनजर ये निर्णय दिया गया है। क्योंकि तमाम सारे जो कांवड़ यात्रा निकलती हैं, लोग कई कई दिनों तक व्रत रहते हैं, उनका खान पान का अलग तरीका रहता है, और ये सबसे बड़ी बात है कि अगर हम जहां खाना पीना चाहते हैं, देखते हैं, क्यों ना हम जो है जाने कि वो व्यक्ति कौन है। और सबसे बड़ी बात है, इतनी भारी संख्या में जब लोग निकलेंगे तो उत्तर प्रदेश में इनपुट भी लगातार बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद विकास इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। बिल्कुल ठीक है विकास। तो देखिए जो स्थिति है वो स्थिति सीधे तौर पर ये बता रही है कि आम जनता जो है वो उन्हें कोई परेशानी नहीं है, किसी की दुकानदारी बंद नहीं की जा रही है, सिर्फ आपको अपने नाम की पहचान को सार्वजनिक करना है। और ऐसे में 2006 में जब मुलायम सिंह यादव ने ही ये आदेश निकाला हो, योगी आदित्यनाथ ने तो सिर्फ वो जो पहले से चल रहा व्यवस्था थी उसको सामने ला करके उसे सार्वजनिक करने की बात कही है, उस पर अब सियासत वहां पर तेज हो चुकी है। बहरहाल बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन और हिंसा में मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। समाचार एजेंसी AFP ने पुलिस महकमे और अस्पतालों के हवाले से बताया कि इस हफ्ते अब तक कम से कम 115 लोग मारे जा चुके हैं। राजधानी ढाका और आसपास के जिलों में हिंसा और आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। पुलिस के अनुसार हिंसक प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने कई पुलिस बूथों में आग लगा दी, साथ ही कई सरकारी इमारतें लूटी गईं और फूंक दी गईं। हालात को देखते हुए सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। कर्फ्यू आधी रात से प्रभावी होगा। कानून व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण के लिए सेना भी बुला ली गई है। इस बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्पेन और ब्राजील की विदेश यात्रा रद्द कर दी है। बांग्लादेश में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच भारतीय नागरिकों की घर वापसी में भारतीय उच्चायोग लगातार सहायता कर रहा है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अब तक 978 भारतीय छात्र भारत लौट आए हैं। भारतीय उच्चायोग विभिन्न विश्वविद्यालयों में बचे 4000 से अधिक छात्रों के साथ नियमित संपर्क में है और आवश्यक सहायता प्रदान कर रहे हैं। नेपाल और भूटान के छात्रों को भी अनुरोध पर भारत में प्रवेश करने में सहायता की गई है। तो आपको बता दें कि ये जो व्यवस्था है उसमें भारतीय उच्चायोग सक्रिय हो चुका है। 4000 से अधिक छात्रों से नियमित संपर्क किया जा रहा है और इतना ही नहीं, नेपाल और भूटान के छात्रों की सहायता भी भारत सरकार द्वारा की गई है। भारतीय नागरिकों की घर वापसी में भारतीय उच्चायोग लगातार सक्रिय है। बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए बांग्लादेश में रहने वाले जो तमाम सारे भारतीय छात्र हैं उनमें से 978 छात्र भारत लौट आए हैं। हमारे सहयोगी प्रसेनजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समझना चाहेंगे प्रसेनजीत, जो बांग्लादेश की स्थिति है उस स्थिति में भारत सरकार, हम ये देखते हैं कि चाहे दुनिया में कहीं कुछ हो रहा हो लेकिन विदेशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है भारत सरकार की, विदेश मंत्रालय की। ऐसे में बांग्लादेश में अभी तक बताया जा रहा है 978 छात्र भारत लाए गए हैं। कैसे देख रहे हैं सरकार के इन प्रयासों को और क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? पहले जब से ये जो बांग्लादेश में इस तरह की प्रदर्शन शुरू हुए हैं, पहले ही वहां पे ढाका स्थित जो भारतीय हाई कमीशन है और बाकी जो असिस्टेंट हाई कमीशन है सिलेट या चट्टग्राम या बाकी जगह पे, वहां की तरफ से परमानेंट नंबर पब्लिश किया गया था और परमानेंट नंबर वहां पे जितने सारे भारतीय है, चाहे वो छात्र हो चाहे वो कामकाज के लिए जो लोग गए हुए हैं, सबके लिए ये नंबर दिया गया था। और ये जो इंटरनेट व्यवस्था है ये बंद करने के पहले ये नंबर सबके पास पहुंच गया था जी। इसमें एक सुविधा, एक बात किया है कि बांग्लादेश के साथ भारत का पूरा लैंड बॉर्डर है, चाहे वो बंगाल की एक सुंदरबन से लेकर एकदम उत्तर तक। तो इस लैंड बॉर्डर से जितने ही लोग
चाहे जितना बीएसएफ है, चाहे इमिग्रेशन के जो दफ्तर है, सबको बताया गया है कि जो कुछ कोई भी आए उनको सही सलामत देश में घुसने दिया जाए। और साथ में जैसे अपने बता रहे थे कि नेपाल और भूटान की जो छात्र हैं उनको भी मदद किया जाए, तो उसी तरह से जलपाईगुड़ी की फुलबाड़ी जो लैंडपोर्ट है, फुलबाड़ी लैंडपोर्ट से, या जो मेघालय की डौकी लैंडपोर्ट है, डौकी लैंडपोर्ट से, या त्रिपुरा की जो अखाड़वा लैंडपोर्ट है वहां से, यहां से छात्र आने लगे हैं और बाकी लोग भी आने लगे हैं। साथ में जो एयरपोर्ट के थ्रू, मतलब ढाका और चिटागांग के थ्रू जो लोग आना चाहते हैं, उनके लिए भी एयरपोर्ट पे जो सीआईएसएफ है और बाकी जो इमिग्रेशन के लोग हैं, उन लोगों को ये खबर पहुंचा दिया गया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अच्छी खबर यह है कि हाई कमीशन की तरफ से ज्यादा ये जो स्टूडेंट्स है, ये मेडिकल स्टूडेंट्स है भारत के अलग अलग प्रदेशों से। तो मेडिकल की वहां पे जो डायरेक्टर जनरल होते हैं उनको बताया गया था और डायरेक्टर जनरल ने ये आदेश दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसेनजीत बख्शी इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सरकार पूरी तरीके से सतर्क है और जो बांग्लादेश में रहने वाले तमाम सारे भारतीय छात्र हैं या फिर जो वहां पर नौकरी करने वाले लोग हैं, उन सभी की सुरक्षित वापसी लगातार जारी है। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।